हाय दोस्तों, मैं आलोक कुमार। हाउ दे सक्सीड, आज बुक समरी है हाउ दे सक्सीड, जिसके ऑथर्स हैं ओरिसन स्वेट मॉर्डन। कामयाबी तक पहुंचना कोई रातों रात होने वाली बात नहीं होती। अपने मंजिल के करीब पहुंचने से पहले आपको काफ़ी पड़ाव और मुश्किलों से गुजरना पड़ सकता है, और अक्सर ये मुश्किलें आपको आपकी लिमिट तक ढकेल देती हैं। लेकिन अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको किसी भी हालत में खुद को नहीं रोकना चाहिए। इस समरी में आप अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जॉन वॉन मेकर, जॉन डी रॉकफेलर, थॉमस एडिसन और एंड्रू कार्नेगी की कामयाबी की कहानियों से इंस्पायर होंगे। ओरिसन स्वेट मॉर्डन एक इंस्पायरेशनल राइटर थे जिन्होंने लाइफ में सक्सेस हासिल करने के बारे में लिखा है। वो 1897 में सक्सेस मैगजीन के फाउंडर थे और ख़ास तौर से उन वैल्यूज और प्रिंसिपल्स के बारे में लिखते थे जिससे एक कामयाब ज़िंदगी जी जा। उन लोगों में से एक हैं जो कामयाब होने का सपना देखते हैं। आप में कौन से ऐसे एटीट्यूड और वैल्यूज़ हैं जो आपको लगता है कि आपको कामयाब होने में हेल्प करेंगे? क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आप हार मानने के बहुत करीब हैं? वो कौन सी बात है जो आपको दोबारा खड़े होकर आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करता है? इस दुनिया में हर कोई जो सपना देखता है उसके लिए सक्सेस या कामयाबी पाना आसान काम नहीं है। इस सफ़र में उन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है जो हमारे हिम्मत और काबिलियत को टेस्ट करते हैं। हमारा रास्ता रोकने वाले कई सारे अड़चनों को झेलना पड़ता है, लेकिन लाइफ में आने वाली इन चैलेंजेस के बावजूद हमें हर सिचुएशन में सही रिस्पांस और सही एक्शन लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस तैयारी का एक हिस्सा है दुनिया भर के कामयाब लोगों के एक्सपीरियंस से सीखना। उनकी कामयाबी की कहानियों से हमें अपनी लाइफ में अपने सपनों को हासिल करने की सीख मिलती है। इसके अलावा वे हमें अपने सपनों पर भरोसा रखने की और अपनी कोशिश को जारी रखने के लिए इंस्पायर करते हैं। इस समरी में आप अलग अलग लोगों की कहानियों को जानेंगे जो अपने फील्ड में कामयाब हुए हैं। उनकी कहानियों से आप उन वैल्यूज़ और स्ट्रेटजीज के बारे में सीखेंगे जिनका इन लोगों ने कामयाब होने के लिए इस्तेमाल किया। इसके अलावा आप उन वजहों को भी समझेंगे जो इन जैसे कामयाब लोगों को आगे बढ़ते रहने में उनकी मदद करते हैं। मुश्किलों के बावजूद उन्होंने आगे बढ़ते रहने का और अपनी मंजिल को पाने का इरादा किया। अब यहाँ पर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की बात की जाए तो इस दुनिया में रहने वाले लोगों की कामयाबी और तरक्की को लेकर अपनी अपनी सोच है। कुछ अमीर होने का ख्वाब देखते हैं और कुछ लोग इस दुनिया को कुछ लौटाने के बारे में सोचते हैं। कामयाबी की इन अलग अलग डेफिनेशंस के बावजूद हम ये जानते हैं कि इन ख्वाबों को पूरा करने का हम सबका अपना एक तरीका है। हालांकि जब लाइफ हमारे प्लान्स के मुताबिक नहीं चलती और हम हारे हुए महसूस करने लगते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि कामयाबी पाने की तरफ हमें वापस कैसे मुड़ना है। और ऐसा तभी मुमकिन है जब हमारे अंदर उस एटीट्यूड को लाएंगे जिससे हम कामयाबी को जल्द हासिल कर सकें। हमें हमारे अंदर एक जिद पैदा करना है, फोकस लाना है और ख़ुद को ऐसे माहौल में डुबोना है जो हमें मोटिवेट कर सकें। और सबसे ज़रूरी बात, किसी भी तरह के निगेटिव जजमेंट को अनसुना करने की काबिलियत लानी चाहिए। किसी भी तरीके की निगेटिविटी हमें हमारे मंजिल तक पहुंचने से रोक सकती है, बल्कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम दुनिया को अपनी कामयाबी की कहानी सुना सकें, फिर चाहे लोगों को वो नामुमकिन ही क्यों न लगे। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल भी एक ऐसे ही महान शख्स थे। एक वक्त था जब लोगों ने इनको पागल करार दिया था, क्योंकि ये ऐसी बातों पर यकीन करते थे जो लोगों को नामुमकिन लगता था। लेकिन अब अलेक्जेंडर को दुनिया के सबसे कामयाब और महान इन्वेस्टर में से एक माना जाता है। वे एक ऐसी फैमिली में जन्मे और पले बड़े थे जिनमें इन्वेस्टर्स यानी आविष्कारक करने वाले लोग थे। उनके पिताजी एक मशहूर टीचर और सिस्टम ऑफ इन्वेंसिबल स्पीच के इन्वेंटर थे, जबकि उनके दादाजी को स्पीच प्रॉब्लम्स को हटाने के एक तरीके को इवेंट करने के लिए जाना जाता था। अलेक्जेंडर बेल एक टीचर बने जो सुन और बोल न सकने वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। वह अमेरिका में बॉस्टन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी बने। 9 सालों तक उन्होंने अपना एक्स्ट्रा टाइम इलेक्ट्रिक करंट से साउंड निकालने की कोशिश में बिताया। सालों के अपने रिसर्च के बाद उन्होंने पहला टेलीफोन बना लिया। जब उनके इस इन्वेंशन को लोगों को दिखाया गया तो कई लोगों ने इसे सिर्फ एक खिलौना कहा, न कि कुछ ऐसा जिससे लोगों और बिजनेस को फ़ायदा पहुँचे। जब ज़्यादातर लोग उनके काम को क्रिटिसाइज कर रहे थे तब लोगों के नेगेटिविटी जजमेंट को अनसुना कर अलेक्जेंडर ने खुद पर भरोसा कायम रखा और अपने इन्वेंशंस के पर्पस पर अपना फोकस रखा। दिल की गहराइयों में वे जानते थे कि उनका टेलीफोन लोगों और बिजनेस के लिए एक प्रैक्टिकल पर्पस लाएगा, इसलिए वे मजबूती से खड़े रहे।
उन्होंने कोशिश की कि लोगों के डाउट को न सुने, बल्कि उन्होंने अपने काम को और भी बेहतर करने का फैसला लिया। जैसे जैसे वक्त बीता, उनके टेलीफोन को लोगों ने एक वरदान बताना शुरू किया, क्योंकि इससे दुनिया के लिए नए बिजनेस और इंडस्ट्रीज के रास्ते खोल दिए थे। उनके इन्वेंशन ने उन्हें और उनकी कंपनी को अमीर बना दिया था। यही नहीं, अलेक्जेंडर को उनकी अचीवमेंट और सोसाइटी में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए जापान के सम्राट ने अवार्ड भी दिया। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की कहानी बताती है कि कैसे कामयाबी तक पहुंचने के लिए हमें मजबूती और फोकस के साथ अपने गोल के लिए काम करना होता है। अगर हम अपने सपनों के बारे में दूसरे लोगों के डाउट्स को सुनते रहें तो हम जल्दी ही अपने रास्ते से भटक सकते हैं। तरक्की और कामयाबी के रास्ते में हमें अपनी काबिलियत को इम्प्रूव करते रहना चाहिए और ख़ुद पर भरोसा रखना चाहिए, भले ही यह दूसरों की नज़र में कितना भी नामुमकिन क्यों ना हो। अब जॉन बेकर की अगर हिस्ट्री देखें तो अकेले ही अपने सपनों देखने वाले हम जैसे लोग अक्सर कामयाब लोगों की कहानियों की तलाश में रहते हैं, ताकि हम उनके उस नज़रिए के बारे में जान सकें जिसने उन्हें कामयाब बनाया, और फिर हम उनके नज़रियों को अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं और यह उम्मीद रखते हैं कि हम भी उनके ही तरह कामयाब बनेंगे। वैसे उनका नज़रिया, उनका एटीट्यूड रखना हमारे लिए भी फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि लाइफ में कामयाब होने के लिए और भी ऐसी बातें हैं जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है, और वो है तैयारी और ख़ुद को लैस करना। इसका मतलब है कि रास्ते में आने वाले चैलेंजेस को दूर हटाने के लिए ज़रूरी स्किल्स का होना। इसके लिए हमें खुद पर टाइम और मेहनत दोनों लगाना होगा, अपनी नॉलेज को बढ़ाना होगा और अपने एक्सपीरियंस से सीखना होगा। ऐसा करके हम खुद को आने वाली किसी भी सिचुएशंस के लिए तैयार कर सकते हैं और अपने गोल की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। जॉन वान बेकर अमेरिका के फिलाडेल्फिया में पैदा हुए एक कामयाब बिजनेसमैन थे। अपने पिताजी की तरह ही जॉन बचपन से ही बहुत मेहनती शख्स थे। बहुत कम उम्र से ही वे अपने पिताजी के ईंट पत्थर के बिजनेस में हेल्प कर पैसा कमाते और बचाते भी थे। जब जॉन 14 साल के थे तो उनके पिताजी गुजर गए, जिससे उनकी ज़िंदगी की दिशा ही बदल दी। उन्होंने ईंट का बिजनेस छोड़ दिया और एक बुक स्टोर में $1.25 पर हर महीने की सैलरी पर काम किया। उनका सारा पैसा उनकी माँ के लिए उनकी आखिरी दिन तक किताबें खरीदने में खर्च हुए। जॉन के लिए सब कुछ खत्म हो गया और कुछ नहीं बचा। उनके पास जो बचा था वो थी उनकी अच्छी आदत, साफ सोच और उनकी मेहनत। कुछ वक्त बाद उन्होंने एक कपड़े की दुकान में ईमानदारी से काम किया। जॉन के काम करने के तरीके से सभी उन्हें पसंद करने लगे। जब वो सामान बेचते थे, कस्टमर उनके काम को देखकर हैरान होते थे। वो हमेशा कस्टमर्स की हेल्प के लिए तैयार रहते थे और उनके ज़रूरतों का ध्यान रखते थे। इसके अलावा वो बहुत सी एम्बिशियस शख्स थे और कामयाब होना चाहते थे। जल्दी ही जॉन यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशंस के ऐसे पहले सेक्रेटरी बन गए जिन्हें सैलरी भी दी जाने लगी। उन्होंने वहां 7 साल तक काम किया। 24 साल की उम्र में उन्होंने अपने जीजाजी के साथ मिलकर ओक हॉल कपड़ों का स्टोर खोला। बिजनेस करने की अपनी खास काबिलियत की वजह से वो जिस किसी काम में हाथ डालते वो कामयाब होता था। जॉन हमेशा कस्टमर्स को हाई क्वालिटी सामान और हाई क्वालिटी सर्विस देने के लिए जाने जाते थे। अपने बेहतरीन मैनेजमेंट की वजह से वो कपड़ों के बिजनेस की ऊंचाइयों तक ले गए। 10 साल बाद जॉन ने अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का फैसला लिया और अपने शहर में एक बड़े बिजनेसमैन बन गए। जब उनसे उनकी कामयाबी का राज पूछा गया तो जॉन ने जवाब दिया कि लगातार बिना रुके कोशिश करने वाले ही कामयाब हो पाते हैं। उनकी कहानी में देखा जा सकता है कि कैसे उन्होंने हमेशा अपनी पूरी एनर्जी अपने काम में लगा दी। वो और ज़्यादा हासिल करने के लिए खुद की लिमिट से ज़्यादा मेहनत करने से भी नहीं चूके। इसके अलावा जॉन वान बेकर ने यह भी कहा कि उन्हें यह लगता था कि उन्हें लगातार खुद में इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। इसका मतलब है लगातार नॉलेज हासिल करना और एक्सपीरियंस से सीखना। जॉन बेकर ने जो कुछ भी सीखा उसे अपनी ज़िंदगी में उसे अप्लाई किया। थॉमस एडिसन एक आदमी जो एक साथ कई सारे काम करता है, वो खुद को उस आदमी से कंपैरिजन नहीं कर सकता जिसने अपनी सारी कोशिश को अपने एक हुनर को निखारने में फोकस किया हो। और यही है महान थॉमस एडिसन का राज। उनका जन्म एक कम इनकम वाली फैमिली में हुआ था और वे सपना देखने वालों में से नहीं थे। उन्हें मैथ्स भी पसंद नहीं था। शुरू में वो सिर्फ एक न्यूज़ बॉय थे जो अपने काम से थोड़े से पैसे कमाकर ही खुश था। लेकिन जब थॉमस को एहसास हुआ कि उन्हें क्या पसंद है,
और उनका गोल क्या है, तब फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बल्कि इसे हासिल करने में अपनी जी जान लगा दी। वो कई मुश्किलों से गुजरे। उनके दादाजी न्यूयॉर्क के काफ़ी जाने माने शख्स थे, लेकिन वे फाइनेंशियली कमज़ोर थे, इसीलिए थॉमस की फैमिली मिशिगन आ गई थी। तब थॉमस सिर्फ 7 साल के थे। हाल ऐसा था कि उन्हें बहुत कम उम्र में ही काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आविष्कार यानी इन्वेंशन के लिए उनका प्यार पहली बार तब सामने आया जब उन्होंने उस ट्रेन में एक लैब बनाया जहां वे काम करते थे। उन दिनों थॉमस अपनी छोटी सी लैब में चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट किया करते थे। अफसोस कि एक कॉम्प्लिकेशन की वजह से उन्हें कम सुनाई देने लगा था। सुनने में प्रॉब्लम होने के बावजूद वे अपना काम करते रहे। एक बार उन्होंने डिपो के पास ट्रैक पर खेल रहे एक लड़के की जान भी बचाई। बदले में उस बच्चे के पिताजी ने उन्हें टेलीग्राफी के बारे में सब कुछ सिखाया। सीखने की उनमें जो चाहत थी, उसने उन्हें एक रेल रोड कंपनी में रेगुलर एम्प्लॉय बना दिया और वे उनके सबसे एक्सपर्ट ऑपरेटरों में से एक बन गए। हालांकि थॉमस ने इस दौरान भी इन्वेंशन से प्यार करना नहीं छोड़ा था। अपना हुनर दिखाते हुए उन्होंने सड़क पर काम करने के दौरान अपने टेलीग्राफ इंस्ट्रूमेंट में ऑटोमेटिक अटैचमेंट, एक ऑटोमेटिक टेलीग्राफ रिकॉर्डर और भी बहुत सारी चीज़ों का इन्वेंशन किया। थॉमस एडिसन को अपने फील्ड में अचानक या रातों रात पॉपुलैरिटी नहीं मिली थी, बल्कि 1869 में एक इन्वेंशन के लिए उन्हें अपना पहला लाइसेंस मिला था। ये इन्वेंशन था ओट रिकॉर्ड करने की मशीन। अफसोस की बात है कि उस इन्वेंशन को लोगों ने यूज नहीं किया। उस वक्त उन्हें एहसास हुआ कि अब वे जो कुछ भी बनाएंगे उसे प्रैक्टिकल होना चाहिए ताकि लोग उसका इस्तेमाल कर सकें। इसीलिए अपने हर इन्वेंशन में हमेशा उन्होंने वही चीज़ अपनाई जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे। ये माना जाता है कि थॉमस एडिसन ने 600 से ज़्यादा इन्वेंशन का पेटेंट कराया था। ये आविष्कार, ये इन्वेंशन उनके सालों की कड़ी मेहनत का नतीजा है। अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो दिन में कम से कम 14 घंटे काम करते थे। वे अपना सारा पैसा उन स्टडी मटेरियल और रिसोर्सेज को खरीदने में खर्च करते थे जो उन्हें प्रॉब्लम को सुलझाने में मदद करते थे। अपने इस इन्वेंशन से उन्होंने सोसाइटी को बेहतर बनाने में कंट्रीब्यूट किया। इससे उन्होंने काफ़ी पैसे कमाए और अपने देश का नाम भी ऊंचा किया। थॉमस एडिसन की सक्सेस की कहानी इसलिए बनी क्योंकि अपनी सारी एनर्जी, टाइम और कोशिश को उन्होंने उस काम में लगाया जिससे उनको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था। अपने जुनून, अपने पैशन पर फोकस रखकर उसे प्रैक्टिकल तौर पर अप्लाई कर उन्होंने ऐसी चीज़ें बनाई जिनकी लोगों को ज़रूरत थी। जो लोग सपना देखते हैं और सक्सेस पाना चाहते हैं, उन्हें कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा हमें यह भी मालूम करना चाहिए कि हम असल में चाहते क्या हैं और उसमें महारत हासिल करने पर अपना फोकस रखें। इस तरीके को अपनाने पर ही हम अपने सक्सेस के करीब पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अब हम जॉन डी रॉकफेलर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इस दुनिया में हर आदमी कामयाबी पाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाता है। कामयाबी पाने का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, लेकिन इसे हासिल करने के कई तरीके हैं। बस हमें ये जानना होगा कि चीज़ों को अलग अलग एंगल से कैसे देखना है। ऐसा करने पर हम नए नज़रिए हासिल कर सकते हैं जो हमारे लिए नए रास्ते और आइडियाज़ खोलेंगे। कामयाबी के रास्ते पर चलते हुए हमें खुद को याद दिलाते रहना चाहिए कि हम अपने ही रास्ते पर चलना है। दूसरा जिस रास्ते चल रहा है वो हमारे लिए नहीं है। इसीलिए हमें सिर्फ अपने तरीके और अपने कदमों पर भरोसा करना चाहिए। वक्त गुजरने के साथ सब कुछ अपने आप सही जगह पर आ ही जाएगा। जॉन डी रॉकफेलर को अब तक का सबसे अमीर अमेरिकी माना जाता है। उनका जन्म 8 जुलाई 1839 को
अपने पिताजी के खेत में हुआ था। वे एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। उनके पेरेंट्स मेहनती थे और चर्च जाने वाले लोगों में से थे। 14 साल की उम्र में जॉन अपनी फैमिली पर डिपेंड होकर नहीं रहना चाहते थे। इसीलिए गर्मियों में उन्होंने एक खेत पर काम करने का और कमाने का फैसला किया। उन्होंने अपनी जवानी के साल दिन भर काम करते हुए गुजारे। जब वो 16 साल के थे, जॉन एक ऑफिस बॉय की जॉब करने क्लीवलैंड ओहायो गए। वहाँ उन्होंने अलग अलग तरह के बिजनेस मॉडल्स के बारे में काफ़ी कुछ सीखा। इसके अलावा उन्होंने यह भी महसूस किया कि अगर उन्हें कई सारे चीज़ों को हासिल करना है तो उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जॉन ने 18 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया और अपनी माँ और भाई के लिए पैसे कमाने का फैसला किया। ऐसा वहाँ कोई नहीं करता था। उन्हें बिलिंग क्लर्क का जॉब मिला और बाद में उन्होंने खुद का आटा मिल का बिजनेस शुरू किया। यह काम करते हुए जॉन एक किताब रखते थे जिसमें वे अपने खर्चों और सेविंग्स का हिसाब किताब रखते थे। वे एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने पैसे की वैल्यू में भरोसा था। जॉन की सोच थी कि एक आदमी की ड्यूटी है हर तरह से पैसे कमाना, उसे बचाना और बांटना। इस तरह वो आदमी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ही चलता है और सिर्फ वही चीज़ें खरीदता है जो वो खरीद सकता है और जिसकी उसे ज़रूरत है। उन्होंने चैरिटी और चर्च को भी पैसे डोनेट किया। जॉन ने जो बातें सीखी उसे अपने लाइफ में अप्लाई किया और फिर जॉन एक गोदाम के मालिक बन गए और एक पार्टनर के साथ बिजनेस करने लगे। 25 साल की उम्र पार करने से पहले वो $10,000 की सेविंग कर चुके थे। शुरुआत से ही जॉन ने हमेशा अपना रास्ता खुद बनाया, पैसे कमाने के नए आइडियाज़ ढूंढे। उनकी अलग सोच के बारे में तब पता चलता है जब उन्हें कच्चे तेल में अपना इंटरेस्ट दिखाया। जब और लोग तेल के लिए ज़मीन या कुआं खोदने की होड़ में भागते थे, तब जॉन ने इस बिजनेस के मौके को एक अलग एंगल से देखा और समझा कि इस तेल को रिफाइन करने की ज़रूरत है ताकि लोग इस तेल को सेल्फ यूज कर सकें। ऑयल रिफाइनरी के बारे में जानने वाले एक साथी के साथ जॉन ने एक रिफाइनरी की शुरुआत की। उनकी सर्विस की डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि वे कम वक्त में एक और रिफाइनरी खोलने में कामयाब हुए। बाद में जॉन की रिफाइनरी का स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी में मर्ज हो गया, जहां उनका एनुअल इनकम लगभग $16 लाख हो गया था। ये कॉरपोरेशन इस मॉडर्न ज़माने का सबसे बड़ा और कामयाब कॉम्बिनेशन बन गया। जॉन की कहानी से यह जाना जा सकता है कि कैसे वो हमेशा चीज़ों को अलग अलग एंगल से देखते थे और नए आइडियाज़ लेकर आते थे। उनका जजमेंट बहुत अच्छा था और वो कोई भी कदम उठाने से पहले चीज़ों को नाप तौल करना पसंद करते थे। बहुत कम उम्र से ही उनमें दृढ़ता थी, जिससे वो अपने सोच हुए रास्ते से बिल्कुल भटकते नहीं थे। रिस्क के बावजूद जॉन रॉकफेलर लगातार तरक्की और कामयाबी हासिल करते रहे। अपने पर्सनल कामयाबी के साथ साथ उन्होंने दूसरों को हेल्प की और चैरिटीज़ में डोनेट किया, जिससे उनके अचीवमेंट्स और भी ज़्यादा बढ़ गए। दरअसल जॉन रॉकफेलर सिर्फ पैसे कमाकर सबसे अमीर अमेरिकी नहीं बने, बल्कि सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन देकर दिल से भी अमीर बने। अब हम बात करते हैं एंड्रू कार्नेगी की। चाहे कोई छोटा मौका मिले या बड़ा, दोनों ही हमें अपनी आखिरी लिमिट तक धकेल सकते हैं, मगर सिर्फ तब जब हम ऐसा होने दें। एक इंडिविजुअल के तौर पर हमारा काम है हमारे सपनों को पाने के लिए काम करते जाना। यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दें और दूसरों की उम्मीद पर खरा उतरें। खुद को और ज़्यादा का चैलेंज करते करते हमें अचानक एहसास हो जाएगा कि हम अपनी मंजिल के करीब पहुंच रहे हैं। इसके अलावा हमें ये भी पता चलेगा कि
हमारा एक बेहतर रूप, बेहतर वर्जन भी है। यह एक ऐसा वर्जन है जो वो शख्स कभी हासिल नहीं कर सकता जो बड़े सपने देखने से डरता है। एंड्रू कार्नेगी ने स्कॉटलैंड के डनफर्मनल शहर से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की। जब वो 10 साल के थे तो उन्होंने पिट्सबर्ग में काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने सबसे पहले एक कॉटन फैक्ट्री में एक बॉबिन बॉय का काम किया और फिर एक इंजन मैन के तौर पर काम किया। फिर वो एक टेलीग्राफ कंपनी में मैसेंजर बॉय बन गए। अपनी उस उम्र में एंड्रू ने कभी स्कूल जाने का एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन उन्होंने खुद को पढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत की। जिस इलाके में वे रहते थे वहाँ उनकी मुलाकात कर्नल एंडरसन से हुई, जो एक लाइब्रेरी चलाते थे। कर्नल हर सैटरडे को काम करने वाले लड़कों को किताबें उधार देते थे। एंड्रू ने इस मौके का फ़ायदा उठाया ताकि वे खुद को पढ़ा सकें। कुछ वक्त बीतने के बाद एंड्रू को अपने चाचा से एलेघेनी शहर में एक मैसेंजर बॉय के तौर पर काम करने का ऑफ़र मिला। पहले तो उसके पिताजी ने मना कर दिया, लेकिन यह जानने के बाद कि उन्हें वहाँ $2.50 मिलेंगे, उनके पिताजी ने आखिर में उन्हें जाने दिया। एक महीने से भी कम टाइम में एंड्रू ने अपने सुपरिटेंडेंट से टेलीग्राफ ऑपरेट करना सिखाने के लिए कहा। वो जो कुछ भी सीखते उसे अपने खाली वक्त में प्रैक्टिस करते थे। आखिर में जब वो इसे अच्छी तरीके से सीख गए तो उन्होंने एक ऑपरेटर के जॉब के लिए अप्लाई करने के मौके का इंतज़ार किया। फिर उन्हें इस पोजीशन में प्रमोशन मिल ही गया। प्रमोशन के कुछ टाइम बाद उनके पिताजी गुजर गए। उसके बाद फैमिली की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। एक ऑपरेटर के तौर पर एंड्रू को $25 हर महीने मिलते थे और थोड़ा एक्स्ट्रा डॉलर उन्हें न्यूज़पेपर में मैसेजेस कॉपी करने के भी मिलते थे। उनके जॉब से वो अपनी फैमिली चलाते थे। बाद में एक और मौका उनके हाथ आया जब वो पेंसिल्वेनिया रेल रोड कंपनी में एक ऑपरेटर बन गए। फिर जब उन्होंने यह प्रूव किया कि टेलीग्राफ रेलवे सिक्योरिटी और उनकी सक्सेस में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है तो उन्हें एक सेक्रेटरी का प्रमोशन मिला। इसके फ़ौरन बाद एंड्रू कार्नेगी वेस्टर्न डिवीज़न के सुपरिटेंडेंट बन गए। उनसे जो भी उम्मीदें रखी गई थी, अपनी लगातार कोशिशों से उन्होंने उससे भी ज़्यादा हासिल किया। 1870 के शुरुआती सालों में वे स्टील बिजनेस से जुड़े, जिससे अमेरिका में स्टील इंडस्ट्रीज काफ़ी फैल गई। वो उन चीज़ों में इन्वेस्ट करना पसंद करते थे जो उन्हें बहुत बड़ा प्रॉफिट दे सकता था। 19वीं सेंचुरी के आखिरी में एंड्रू कार्नेगी अमेरिका के सबसे अमीर लोगों में गिने जाने लगे थे। इसके अलावा वो अमेरिका और ब्रिटेन में मशहूर समाज सेवक बन गए थे। पिट्सबर्ग शहर में उन्होंने एक ही छत के नीचे एक लाइब्रेरी, एक म्यूजियम, एक कॉन्सर्ट हॉल और एक पिक्चर गैलरी बनवाया। एंड्रू कार्नेगी ने अमेरिका के बेहतरीन आर्ट भी खरीदे। उन्होंने ये सब बनवाया ताकि जो लोग पिछड़े हैं उन्हें भी सीखने का मौका मिले। कार्नेगी का मानना था कि उनके अच्छे काम से वे दूसरों की ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान कार्नेगी ने कहा कि उनकी कामयाबी का राज उनका भरोसा कि उनमें बहुत कुछ करने की और बहुत काम आ सकने की काबिलियत है। जब वो छोटी पोजीशन में काम करते थे तो उनसे जो भी उम्मीदें की जाती थी वो हमेशा उससे पार पाने की कोशिश में लगे रहते थे। उन्हें हमेशा कुछ न कुछ सीखना पसंद था और यही उनकी कामयाबी का राज है और यही उन्हें आगे बढ़ने के लिए उनका हौसला बढ़ाता था। अमीर होने के बारे में उन्होंने कहा कि इसके पीछे का राज ये था कि उन्होंने जल्द ही पैसे बचाने शुरू किए और वे ऐसा लगातार करते गए। फिर उन्होंने इन्वेस्ट करना सीखा और जल्द ही उन चीज़ों में इन्वेस्टर बन गए जो उन्हें प्रॉफिट देता था। एंड्रू कार्नेगी की तरह हमारे पास भी अमीर और कामयाब बनने की काबिलियत है अगर हम उनके वैल्यूज को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने की कोशिश करें। हमेशा अपने फील्ड में बेहतरीन बनने का गोल रखते हुए हमें अपने मंजिल को अपने करीब ला सकते हैं। इसके लिए हमें जो भी काम दिया जाए
उससे ज़्यादा काम करने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम इसे एक आदत बना लेंगे तो हमें जल्द ही एहसास होगा कि हम वो शख्स बनते जा रहे हैं जैसा हम बनना चाहते हैं। दोस्तों, फाइनल में कंक्लूजन यह निकलता है कि इस समरी में आप उन लोगों से मिले जो अपनी लाइफ में कामयाब हुए। ये हैं अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जॉन वान मेकर, थॉमस एडिसन, जॉन डी रॉकफेलर और एंड्रू कार्नेगी। उनकी कहानियों से आपने वो लेसन सीखा जिन्हें आप खुद की कामयाबी के रास्ते को चुनने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इन कामयाब लोगों ने अपने सपनों को हासिल करने में जो वैल्यूज अपनाए, आपने वो भी सीखा। ये वैल्यूज हैं अपने कोशिश से में डटे रहना, हार्ड वर्क, खुद पर इन्वेस्ट करना, नॉलेज लेना और भी बहुत कुछ। अगर आप इन वैल्यूज़ को अपने भी लाइफ में शामिल करेंगे तो ये ज़रूर आपको अपने सपनों को हासिल करने के लिए तैयार करेंगे। इन लोगों ने जिन पर्सनल चैलेंजेस का सामना किया, उसके बावजूद उन्होंने अपने लिमिट से ज़्यादा मेहनत की। उनकी कहानियों में आपने देखा कि कैसे उन्होंने इन चैलेंजेस के आगे हार मानने से इनकार कर दिया। याद रखिए कि अगर आप वाकई में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको भी अपनी एक तय लिमिट नहीं रखनी है। आपको लिमिट से आगे बढ़कर कोशिश करनी होगी। आपकी सिचुएशन कैसी भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड्रू कार्नेगी की एक कहावत है जिसे आप हमेशा अपने साथ रह सकते हैं, डू योर ड्यूटी एंड ए लिटिल मोर एंड द फ्यूचर विल टेक केयर ऑफ इट्सेल्फ। यानी अपनी ड्यूटी कीजिए और उस पर थोड़ी और कोशिश कीजिए और आपका फ्यूचर खुद संभल जाएगा। आपके हालात जैसे भी हों, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। बस हमेशा अपना बेस्ट करने की कोशिश कीजिए और कामयाबी पाने के लिए रास्ता खुद खोल देगी। तो दोस्तों, इस तरह से ये बुक की समरी समाप्त होती है।